तो हे गाइस, इट्स अभी एंड यू आर वाचिंग बीइंग फैक्टिक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 10 ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिन्हें उनके योगदान के लिए कभी भी पुरस्कृत या सराहा नहीं गया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, अल्फ्रेड लोथाउ वैगनर। अल्फ्रेड लोथाउ वैगनर एक जर्मन जियोफिजिस्ट और मौसम विज्ञानी थे। उन्होंने 1905 में एस्ट्रोनॉमी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अगले वर्ष उन्होंने ग्रीनलैंड में अपने 4 अभियानों में से पहले में भाग लिया। ग्रीनलैंड में चौथे और आखिरी अभियान के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अब बात करें उनके योगदान की तो 1922 में उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रतिपादित किया। 1905 के दशक तक इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था, जब तक पैलेलियोमैग्नेटिज्म जैसी कई खोजों ने पृथ्वी के पिछले इतिहास में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रमाण दिखाया। वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर आधारित है। नंबर 9, थॉमस अल्वा एडिशन। हम सभी शायद जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिशन कौन है और उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है। उन्हें उचित स्कूली शिक्षा नहीं मिली और उन्होंने ज्यादातर शास्त्रीय तरीकों से ही सीखा है। वह एक प्रोफोलिक इन्वेंटर थे जिनके नाम पर 1000 से अधिक पैटेंट थे। अब बात करें उनके योगदान की, उनका पहला उल्लेखनीय आविष्कार 1877 में एक फोनोग्राफ था। उन्होंने बिजली उत्पादन के वितरण की एक प्रणाली विकसित की जिससे घरों और कारखानों में बिजली पहुंचाया जा सके। 1879 में एडिसन ने ऑयल पावर लाइटिंग सिस्टम से कम्पीट करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल बल्ब विकसित किया था। नंबर 8, सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस जो कि भारत के अब तक के सबसे बड़े मास्टरमाइंडों में से एक थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1894 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। अपने शानदार एजुकेशनल करियर में प्रेसिडेंसी कॉलेज गए जहां उन्होंने एमएससी की उपाधि प्राप्त की। बॉस यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में शामिल हो गए जहां उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अध्ययन किया। अब बात करें उनके योगदान की, सत्येंद्रनाथ बोस प्रमुख रूप से बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के लिए जाने जाते हैं। बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो कि एक सिद्धांत है जिसका पालन हर बॉसों द्वारा किया जाता है। ए नोबेल प्राइज वाज गिवन इन द फील्ड ऑफ बॉस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, लेकिन सत्येंद्र बोस को वह पुरस्कार कभी नहीं मिला। नंबर 7, फ्रिट्ज ज्विकी। फ्रिट्ज ज्विकी एक स्विस एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने अपना अधिकांश समय संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बिताया, जहां उन्होंने 1925 में स्वदेश त्याग किया। उन्होंने थ्योरेटिकल एस्ट्रोनॉमी में कई प्रमुख योगदान दिए। अब बात करें उनके योगदान की, फ्रिट्ज ज्विकी ने सबसे पहले वायरल थ्योरम को इंटरस्टेलर में अनदेखी पदार्थ की अस्तित्व को साबित करने के लिए लागू किया था, जिसे उन्होंने डंकल मैट्री यानी डार्क मैटर कहा था। उन्होंने आयोनिक क्रिस्टल्स और इलेक्ट्रोलाइसिस में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 6, जोसेलिन बेल बर्नल। पहला रेडियो पल्सर 1967 में खोजा गया था जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिकों ने आकाश में रेडियो रेडिएशंस के सोर्सेज की तलाश करते हुए गलती से इसे देखा था। सुसैन जोसेलिन बेल बर्नल उनमें से एक थी। वह नॉर्दर्न आयरलैंड में पैदा हुई थी और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने इन्फ्लुएंशियल टाइम के बाद उन्होंने 2002 से 2004 तक रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया। अब बात करें उनके योगदान की, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने अपने सहयोगी एंटोनी हैविस के साथ मिलकर पहला रेडियो पल्सर बनाया, लेकिन बाद में एंटोनी हैविस और मार्टिन रायल ने 1974 में बर्नेल को छोड़कर रेडियो पल्सर की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार साझा किया। यह बहिष्कार तब से विवाद का विषय बना हुआ है। नंबर 5, हेनरिएटा स्वान लीएविट। हेनरिएटा एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थी। उन्होंने अपना करियर हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी में ह्यूमन कंप्यूटर्स के रूप में वर्ष 1893 में सितारों की चमक को मापने और सूचीबद्ध करने के लिए किया। अब बात करें उनके योगदान की, हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी में अपने काम के दौरान उन्होंने ल्यूमिनिसिटी और सीफाइड वेरिएबल स्टार्स की अवधि के बीच संबंध की खोज की। उसने तारों की चमक की जांच करने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट्स का इस्तेमाल किया। उसकी खोज ने वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर्स को स्टेलर पैरेलैक्स पर इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने में सक्षम बनाया। नंबर 4, लीसे मीटनर। 1905 में लीसे मीटनर यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाली दूसरी महिला बनी। वह यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में फिजिक्स की पहली महिला प्रोफेसर भी थी। लीसे मीटनर जो एक जूइश पैदा हुई थी,
को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया और 1908 में बैप्टाइज लिया गया। नोबेल पुरस्कार समिति द्वारा लीसे मीटनर की उपलब्धि की बहुत अनदेखी की गई। अब बात करें उनके योगदान की। वर्ष 1935 के दौरान उन्होंने ऑटो हैन के साथ ट्रांजेरियम एलिमेंट्स पर काम किया, एक प्रयोग जिसके कारण यूरेनियम और थोरियम के न्यूक्लियर फिजन की खोज हुई। उन्हें और नोबेल पुरस्कार नामांकन से बाहर रखा गया था, जिसे बाद में 1944 में ऑटो हैन ने प्राप्त किया था। नंबर 3, ईडा टैके। ईडा टैके का जन्म 1896 में वेसल जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में वह केमिस्ट्री का अध्ययन करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। नॉडेक एक फिजिसिस्ट भी थे और वह न्यूक्लियर फिजन के विचार को गढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अपनी शादी के बाद वह अपने पति वाल्टर नॉडेक के साथ ईडा नॉडेक बन गई। दोनों ने मिलकर एलिमेंट 75 रेनियम की खोज की। उन्हें 3 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। नंबर 2, एस्थर लेडरबर्ग। एस्थर लेडरबर्ग एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी। वह अपनी उच्च शिक्षा के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन गई। अपने पूरे जीवन में उन्हें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। एस्थर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब बात करें उनके योगदान की। वह एक पॉपुलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी जो बैक्टीरियल जेनेटिक्स में स्पेशलाइज्ड थी। उसकी सबसे प्रमुख खोजें लैम्डा फेज वायरस और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन द्वारा बैक्टीरिया के बीच जीन्स ट्रांसफर है। उसने एक बैक्टीरियल फर्टिलिटी फैक्टर एफ प्लाज्मिड की भी खोज की। नंबर 1, नेटी स्टीवंस। नेटी स्टीवंस एक अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थी। उन्होंने 1899 में बीए और 1900 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री प्राप्त की। जीव विज्ञान के क्षेत्र में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी थॉमस हंट मॉर्गन ने जर्नल साइंस में पोस्ट किया कि वह एक वैज्ञानिक से अधिक एक टेक्नीशियन थी।